हेलो गाइड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन मिसा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर, जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संदेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा यूनिट 4th का दूसरा वीडियो है। यानी कि हमने यूनिट 1st, 2nd, 3rd सारे के सारे पढ़ा दिए हैं और यूनिट 4th ये बचा है। आपको पता ही होगा कि आपके फेवरेट टीचर आनंद सर को कोरोना होने के चलते उनका तो सब्जेक्ट पिछड़ ही गया है और उनसे हम लोग रिलेटेड है, इसलिए हम लोग भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए थे, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हुई थी और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। देश में इस समय जैसा कि आप जानते भी हैं कि बहुत बुरी तरीके हालत बने हुए हैं। कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, परीक्षा होगा कि नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता है। लॉकडाउन लगने वाले भी हैं, कई जगह लग भी चुके हैं, लेकिन मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक पढ़ा दिया है और ये सिर्फ एक आखिरी यूनिट बचा हुआ था। जैसा कि पिछली वीडियो में नीतीश सर ने आपको बताया कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो मैंने सोचा कि एक ही बचा है वीडियो। पहले तो सोचा कि इसको स्किप कर दिया जाए, लेकिन जब उनकी बात सुना तो मैंने कहा कि ठीक है, पढ़ा दिया जाता है, आखिरी पढ़ा दिया तब कि आपको ज्ञान भी हो जाए। इस सेमेस्टर को तो पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगला सेमेस्टर जो आने वाला है उसमें आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग। अब तक शुरू से लेकर अंत तक शिक्षण में कंप्यूटर कैसे क्या है, तो यहाँ भी ऐसे ही दिया गया यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग। देखिए, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें हटा दी हैं। जैसे कि उसमें दिया था आपके सिलेबस में, आपके किताब में जो दिया है उसमें पूछा है कि क्या है जनरेशन, कैसे कैसे कंप्यूटर बड़ा है, हाँ रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू मॉनिटर, ये सब तो नॉर्मली चीज़ है। हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आप लोग जानते हैं, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, तो ये सब को मैंने हटा दिया है। सिर्फ रखा है क्या, जो मेन जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जिसका कि नाम ही है शैक्षिक तकनीक कंप्यूटर सहनुदेशन, तो यहाँ पर सहनुदेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो सब आप लोग जानकार हैं, पिछले आप लोग कक्षा में पढ़ चुके होंगे, कंप्यूटर की इतना तो जानकारी होगा ही कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, तो इसको मैंने हटा दिया है। ठीक, तो उसमें से जो हमारा यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग है, जिसमें हमें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग के बारे में जानना था, तो देख लेते हैं कि कंप्यूटर सहनुदेशन एवं अधिगम क्या है, कि देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, आज के जो वर्तमान समय है वो कंप्यूटर जो है, आज के जो वर्तमान समय में कंप्यूटर जो है वो विज्ञान और तकनीकी की एक अप्रिम भेंट है। सही बात है कि आज हर चीज़, हर जगह, हर क्षेत्र में जो मनुष्य है कंप्यूटर पर आधारित हो गया है और इसने हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला है। कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले इन्हीं सब जो अभिक्रमित अनुदेशन जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सहनुदेशन। सिर्फ सिंपल भाषा है और कोई इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। क्या है कि जो हम कंप्यूटर के द्वारा जो चीज़ पढ़ते हैं वही हमारा कंप्यूटर सह अनुदेशन है। इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर देखते हैं कि कंप्यूटर सह अनुदेशन की अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन को कंप्यूटर मशीनरी की मदद से संपादित किया जाता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन स्व अनुदेशित एवं व्यक्तिक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको क्या मशीन के द्वारा बताया जाता है। टीचिंग में, शिक्षा में आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, वही आपका कंप्यूटर सह अनुदेशन या अधिगम है। इसी को यहाँ भी बताया गया है कि कंप्यूटर मशीनरी की मदद से संपादित किया जाता है और कंप्यूटर सह अनुदेशन स्व अनुदेशित यानी सेल्फ इंस्ट्रक्टेड और वैयक्तिक होता है, यानी पर्सनलाइज्ड होता है, अपने आप भी होता है और खुद आप उसको इंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं। ठीक, देखिए, एक यहाँ पर 2 वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है जिन्होंने बताया कि ये होता क्या है। इसकी परिभाषा इन्होंने देने की कोशिश की है कि कंप्यूटर सह अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। भट्ट एवं शर्मा के अनुसार कंप्यूटर सह अनुदेशन को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी एवं कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जो कंप्यूटर सह अनुदेशन है वह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कोई भी आपका शैक्षिक उद्देश्य है उसके प्राप्त करने के लिए
विद्यार्थी यानी स्टूडेंट और कंप्यूटर नियंत्रित यानी जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी उसको पढ़ाना है वो एक रिकॉर्डेड रहता है, रिकॉर्डिंग भी रहता है, एक इंस्ट्रक्ट तरीके से सजाया गया होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, और वही अंतःक्रिया के द्वारा टीचिंग कराया जाता है शिक्षार्थियों में। यही भट्ट एवं शर्मा के अनुसार मानते हैं। ठीक, अब देखिए इसके और इसके द्वारा एक बात, दो बातें निकल के आती है। क्या क्या? कि जो कंप्यूटर सनुदेशन है वो किसी विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में सेम वैसा ही कनेक्शन या फिर अंतःक्रिया करता है जैसे कि किसी ट्यूटोरियल में एक शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में होता है। यानी कि जैसे आप कक्षा में, स्कूल में अपने शिक्षक से सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, वैसे कंप्यूटर में भी आप कंप्यूटर से सवाल पूछेंगे, वो आपको जवाब देगा। होता भी यही है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थी जो है व्यक्तिगत रूप से अभिक्रमित सामग्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे कार्य कर सकता है। यानी कि जो भी उसको पढ़ना है, शिक्षार्थी को, लर्नर को जो भी पढ़ना है वो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाए, वो उसको पढ़ सकता है। यहाँ बताया गया है कि जो भी शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्ति करनी है और कंप्यूटर निर्देशित प्रस्तुति अनुक्रिया रिकॉर्डिंग के द्वारा, यानी या रिकॉर्डिंग वैसे रहे या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से जो भी पढ़ना चाहता है वो अपना पढ़ सकता है। तो ये रहा कि हमने जाना, क्योंकि विषय हमारा है तो इसको थोड़ा सा मीनिंग भी बता दिए कि क्या क्या इसका अर्थ होता है। ठीक, तो देखते हैं कि अब इसका थोड़ा सा विशेषता क्या है। विशेषता आ जाएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसकी विशेषता है और क्यों ये शिक्षा में लाया गया है। देखिए अब हमारा क्या है कि कंप्यूटर सनुदेशन की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक, जिसमें कि पहला है कि इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक स्तर पर संचित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जो कंप्यूटर जो होता है उसमें व्यापक स्तर यानी कि ब्रॉड, बहुत ही बड़े लेवल तक हम कोई भी सूचना को स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। होता भी है कि कितना टीचर पढ़ाएगा, अगर वही कंप्यूटर से पढ़ा रहा है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें डाल सकता है। जो जितना पढ़ा रहा है वो तो उसको पढ़ा ही सकता है, जो अलग से जो कुछ चीज़ें हैं वो भी उसमें इंक्लूड कर कर अब लर्नर को बता सकता है कि देखो इसमें ये भी चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर टीचर अगर पढ़ा रहा है, भूगोल पढ़ा रहा है, उसको पहाड़ बताना है, नदियाँ बतानी हैं, अगर वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहा है तो अगर टीचर अगर पढ़ा रहा है तो कुछ चीज़ें बताएगा, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहा है, ग्राफिक्स है, चित्र है, वीडियोज हैं, उसके द्वारा वो बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है कि कैसे कैसे मुड़ती हैं, कैसे उसका मुहाना होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें देखते भी होंगे आप लोग। पहाड़ के बारे में जानते होंगे कि रिफ्ट वैली होता है V आकार की, तो वो तो बताते हैं V आकार की, U आकार की ऐसी होती है, लेकिन अगर वो एक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो दिखा भी सकते हैं कि हाँ देखो V आकार की वैली ऐसी होती है। नहीं तो ऐसे अगर नॉर्मल जो हमारा परंपरागत शिक्षा है उसमें अगर बताएगा V आकार की कोई भी घाटी या पहाड़ी होगी तो बस ऐसे ही नॉर्मली बोल देंगे कि ऐसे V आकार की होगी, ऐसे U आकार की होगी। अगर लेकिन वहीं पर अगर कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहे हैं टीचर तो दिखा भी सकते हैं, तो देखो V आकार की घाटी ऐसी होती है, पूरा का पूरा उसका चित्र भी दिख सकता है, और U आकार की घाटी ऐसी होती है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या देख, पहला कि इसका क्या था विशेषता कि इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक स्तर पर संचित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको ऐसे देख सकते हैं। अगला है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अन्वेषण प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हर जो लर्नर होता है, प्रत्येक लर्नर की व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग होती है, हर लर्नर एक दूसरे से अलग अलग होता है, किसी का मानसिक स्तर ऊंचा, किसी का नीचा होता है, किसी कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक, तो ये जो है कंप्यूटर उसी के अनुसार अपना निर्देशित किया जा सकता है। आप ऐसे समझिए कि आप अगर गेम खेल रहे हो तो या फिर पजल वाला गेम होता है, सुडोकू होता है, तो उसमें आता है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं, लो, मीडियम, हाई, यानी कि लो हार्ड के हिसाब से देता रहता है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि हार्ड रखना है कि मीडियम रखना है। आपका दिमाग ठीक ठाक है तो उसको मीडियम, और अगर ज़्यादा अपने दिमाग को जोर देना चाहते हैं कि हाँ मैं हार्ड वाला कर सकता हूँ तो हार्ड ऑप्शन कर देंगे, तो वो उतना ही हार्ड आपको वो गेम देगा। ठीक, वैसे ही आप इसको भी कंप्यूटर को ले सकते हैं। अगला है कि यह एक स्वतः अनुदेशन प्रदान करने में सहायक है। यह स्वतः अनुदेशन प्रदान करने में सहायक है मतलब कि यह खुद से भी टीचिंग करा सकता है। कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है और बच्चे को बैठा दिया जाता है और वो आराम से पढ़ते रहता है।
ठीक, ये इसकी विशेषता है हमारे कंप्यूटर सह अनुदेशन की। अगला जो हमारा सबसे लास्ट विशेषता जो है कि समस्त शैक्षिक स्तरों पर तथा समस्त विषयों के अनुदेशन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि किसी भी स्तर पर, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, हाई लेवल के बच्चे हों, जो हायर एजुकेशन के लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, सीखने वाले होते हैं, सभी के लिए कंप्यूटर उपयोगी है। आज के ज़माने में नर्सरी से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चा क ख ग पता नहीं पर कीबोर्ड माउस जानता है, जानने लगा, उसको उसमें भेज दिया जाता है, उसको कंप्यूटर के द्वारा ही सिखाया जाता है। अब क्योंकि ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आ गया है हमारा उपयोग में, तो उसको कंप्यूटर पर पहले से ही बिठाकर उसको एक आदत बना दी जाती है कि आपको कंप्यूटर पर काम करना है। ठीक, तो ये और समस्त विषय यानी कि बहुत सारे जो विषय हैं ये सभी के लिए एक तरह से उपयोगी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर जो मैंने 3 यहाँ पर दिया है ये अजम्पशन हैं, यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन के कुछ बेसिक अवधारणाएं हैं, जिसमें इसमें क्या दिया है, देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर अ मेंबर ऑफ लर्नर एट टाइम, यानी कि एक निश्चित मात्रा में कोई भी लर्नर है उसको एक साथ यह निर्देशित कर सकता है। 30-50 जितने भी आप देखे होंगे लैब में, एक लैब में बहुत बड़ा लैब तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम 20 या 30 के बराबर सिस्टम जरूर रखा रहता है, तो वो एक साथ ये इतने लर्नर को कर सकता है, यानी कुछ लर्नर को देख सकता है, शिक्षा करा सकता है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो शिक्षार्थी होता है या जो लर्नर होता है कंप्यूटर बैठ पर सीख रहा है, तो जो कंप्यूटर होता है वो उसकी सारी परफॉर्मेंस को अपने में रिकॉर्ड करता है, फीड किए रहता है। अगली बार जो आएगा तो बताएगा कि पिछला मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ऐसे ही नॉर्मली अगर टीचर होगा तो बहुत सारे टीचर 100 बच्चे की क्लास है, तो किसका किसका याद रखे, किसका पिछली बार में कितना आया था। कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि नहीं सर मेरा पिछली बार में बहुत अच्छा आया था, इसी बार गड़बड़ा गए हैं, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो झूठ नहीं बोलेगा ना, क्योंकि तो पहले से फिट हो गया होगा। ठीक, अगला जो हमारा है कि वेराइटी इन यूज ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स, यानी कि जो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसमें हम कई सारी वेराइटी मेथड और टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषताएं। अगला जो हम देखेंगे कि वो है कंप्यूटर सह अनुदेशन की उपयोगिता, यानी कि इसकी उपयोगिता क्यों पड़ी शिक्षा में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगला है कि हमारा कंप्यूटर सह अनुदेशन की उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी ऑफ CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें पहला दिया गया है कि कई विषयों के अनुदेशन हेतु उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ देर पहले कि कई विषयों में इसका कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है हमारे शिक्षा में। बहुत सारे विषय हैं, विज्ञान है, भूगोल है, सांख्यिकी है, टेक्निकल चीज़ें जो भी आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है कि शिक्षार्थियों को अपनी अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षार्थी अपने हिसाब से अनुक्रिया कर सकता है, यानी कि अगर कंप्यूटर पर वो बैठा काम कर रहा है या फिर पढ़ रहा है और उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो उसको वहीं पर पॉज कर उस बात को वो नोट कर सकता है, या टीचर से पूछ सकता है, या फिर वहीं पर वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये की चीज़ क्या है, तो वो अपना तुरंत उसको पता चल जाती है कि क्या है। देखिए, अगला आपने दिया भी है कि उत्तर की पुष्टि तत्काल हो जाती है, यानी कि अगर उसको जहाँ भी संदेह है, जहाँ भी उसको थोड़ा सा प्रश्न उठ रहा है, वो तुरंत अपना ऑब्जेक्शन कर देगा। टीचर अगर वो कक्ष में है उपस्थित, टीचर बता सकता है, नहीं तो कंप्यूटर में वो प्रोग्राम इस तरीके से इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि अगर जहाँ हर एक जगह पर अगर लर्नर फंस रहा है तो वो उत्तर उसको तत्काल दिया जा सकता है। ठीक, अगला है कि अभिक्रमित सामग्री को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, अभिक्रमित जो सामग्री है उसको कंप्यूटर के माध्यम से और अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने बताया कि भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसमें नदी नाले बता रहे हैं, तो आप उसको चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। साइंस का कोई भी विषय है, बायोलॉजी बता रहे हैं तो बायोलॉजी में चित्र दिखाएं, उससे अच्छा उसका वीडियो दिखा देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। अब वीडियो में वो अब आप खुद देखे होंगे कि अगर कोई भी अगर अपने आंतरिक शरीर के अगर दिखाता है भाग, तो बहुत अच्छी तरीके से वो 3D डायमेंशन के दिखाता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, खून ऐसे ऐसे जाता है, मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से जो लर्नर के दिमाग पर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, तो वो एक अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, अगला हमारा क्या है, यही मेन है कि अध्यापक के लिए प्रभावी रूप से सहायक है।
अध्यापक के लिए प्रभावी रूप से सहायक है। जो हमारा कंप्यूटर अनुदेशन जो तकनीकी है, जो कंप्यूटर संदेशन अधिगम है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है शिक्षा में, वो हमारे शिक्षक के लिए, शिक्षकगण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम अगर कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है तो वो अपनी शिक्षा को और अच्छी तरीके से बता सकता है। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हो, उसको जिस बता तो सकता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हल्का सा बाहरी मिल जाए सपोर्ट तो और अच्छी तरीके से उसको एलोबरेट कर सकता है, होता भी है। और उसकी ऊर्जा भी बचेगी कि जिस चीज़ पर होता है ना, कोई टॉपिक बहुत कठिन होती है, बच्चों को समझ में नहीं आती है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। कंप्यूटर के माध्यम में उसमें प्रैक्टिकल दिखा दिया, अब वो टीचर जो है उस पर अलग से एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी कि मुझे प्रैक्टिकल करना है या मुझे हाथ से कुछ बना कर लाना है। कंप्यूटर के माध्यम से वो बता देगा, उस पर थोड़ा सा काम कर लेगा, वो अपना बता देगा कि ये प्रैक्टिकल करके दिखा देगा कि ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये अध्यापक के लिए प्रभावी रूप से सहायक है। ये तो है कि इसकी उपयोगिता। अब लिमिटेशन यानी सीमाएँ क्या क्या है। सभी चीज़ें होती है जिसमें खूबी होती है, विशेषता होते हैं, उसकी सीमाएँ भी होती हैं कुछ। तो यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर संदेशन यानी CAI की क्या क्या लिमिटेशन है। पहला इसमें दिया है कि अनुक्रिया का अपर्याप्त अवसर, यानी कि अनुक्रिया का अपर्याप्त अवसर मिलता है। इसमें होता क्या है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको रीडिंग पेन जो होता है उसको टच पैड पर इसे लिखना होता है। अगर अच्छे से एक व्यवस्थित ढंग से अगर वो कंप्यूटर पर पढ़ रहा है या फिर स्क्रीन पर टच करना पड़ता है, तो वो अच्छी तरीके से अगर कोई न्यू लर्नर है तो वो उस प्रकार से अनुक्रिया नहीं कर पाता है जिस प्रकार से उसको करना चाहिए, क्योंकि नया नया लर्नर है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। कुछ टच करना होता है, यहाँ टच किया दूसरा टच हो जाता है। मोबाइल भी आप चलाते हैं, कभी कभी कोई दूसरा चीज़ टच हो जाता है तो दूसरा फोल्डर खुल जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ऐसे रिटेल में हो तो मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ, उसको काटूँ, मिटाऊँ, जो मन सो करूँ। ठीक, तो ये है कि अनुक्रिया का अपर्याप्त अवसर थोड़ा सा देता है। अगला है कि ज्ञानात्मक विकास की संभावना। ज्ञानात्मक विकास की संभावना का मतलब कि आप जैसे कि जानते हैं कि शिक्षा में माना गया है कि शिक्षार्थी का या फिर बालक का चौमुखी विकास होना चाहिए। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सारे प्रकार का विकास होना चाहिए। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है यानी कंप्यूटर संदेशन जो है वो सिर्फ ज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा जोर देता है। मतलब कि टीचर तो रहेगा नहीं, अब उसको सिर्फ पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं, तो उसका सिर्फ ज्ञान तो बढ़ सकता है, लेकिन भावात्मक, समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे किसी से बात करनी है, वो तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको कब आएगा? जब वो टीचर के साथ टीचर और शिक्षार्थी एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। होता भी है जैसे क्लासरूम में होती है, कोई भी चीज़ें हो गई, आउट ऑफ सिलेबस भी कोई चीज़ें होती है, अगर विद्यार्थी पूछ दिया तो टीचर सहनशीलता के साथ उसका जवाब भी देता है कि बताता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वहाँ पर वो एक सामाजिक परिवेश भी मिलता है और वो संवेगात्मक रूप से उसका विकास भी होता है। ठीक, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो मेनली सिर्फ ज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा बल देता है, भावात्मक, क्रियात्मक को कुछ खास नहीं दे पाता है। ठीक, अगला है कि शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या। देखिए, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक समस्या में मतलब ये है कि जो कंप्यूटर पर जो प्रश्न आते हैं वो मेनली ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी होते हैं जिसमें जो लर्नर होता है उसको सिर्फ याद कर टच कर देना है, पॉइंट कर देना है। ठीक, अगर टेस्ट दे भी रहा है, लेकिन अगर रट्टा मारकर अपना काम कर सकता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरह से इसको ये समस्या आएगी कि अगर जो रिटन लिखता है वो अपना दिमाग यूज करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रट्टा मारना है, 4 प्रश्न दिए, 4 ऑप्शन दिए, सिर्फ उसको क्लिक करना है। अब उसको पता नहीं कि इसका मतलब होता क्या है, कभी कभी तो तुक्का मार देते हैं। हम लोग जैसे अब मैंने बताया था कि ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, कर दिए, पता नहीं है, लेकिन अगर वही लिखना होता थोड़ा बहुत जोर देते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो वो एक लिखना भी जरूरी है इस अपेक्षा की पॉइंट करना, ऑब्जेक्टिव को टाइप करना। ठीक, अगला है कि अधिक थकान का अनुभव। अधिक थकान का अनुभव ये मतलब है कि ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहना शिक्षार्थियों में बहुत ज़्यादा थकान ला देता है। हाँ, रोचक तो है, ये बात तो है कि रोचकता बनाए रखती है, लेकिन कितनी देर तक बनाए रखेगी? आंखें थक जाती हैं। इस समय तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करते 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 आंखें एक ना एक टाइम आता है 2 घंटे 3 घंटा थक जाती है। सोशल मीडिया भले ही आउट ऑफ सिलेबस है तो थक जाते हैं तब भी, लेकिन थक जाती है।
तो वैसे ही पढ़ाई से तो बच्चे भागते रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे, हमेशा तो कंप्यूटर बैठ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला चीज़ है। रिसर्च में भी पाया गया है कि अब देखते भी पेपर में पढ़े होंगे कि ज़्यादा जो कंप्यूटर के सामने बैठता है उसकी आंख दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है, उसको ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, माने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये हमारा अधिक थका देने वाला अनुभव है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो यूज ऑफ कंप्यूटर का जो है टीचिंग में। ठीक, इसमें कि हमने कंप्यूटर जो मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने बता दिया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और यहीं पर हमारा आज फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर समाप्त होता है। अगले सेमेस्टर में सब कुछ ठीक रहा तो मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।